वो एक आपका जो बेसिक है वो बिल्ड कर दिया जाए सो दैट आपको कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और अकड़स में शहरों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अकड़ के अंदर इनफैक्ट एक नई लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस की गई कि ये लोग जो भी राइटिंग कर रहे थे वो किस प्रकार के अक्षर लिखा करते थे, वो अक्षर कैसे बनाते थे, उन अक्षरों का मतलब क्या होता था। यू कैन अंडरस्टैंड, अपने ही टाइम पर वो अपने पुराने इतिहास को जानकर, स्टैच्यूज को ढूंढकर उनको रिपेयर करा रहे हैं और उनके बारे में लिख रहे हैं। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, I'm समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एडुकेटर। एंड दोस्तों, I welcome you all to this first video of history one shot lecture of class 11th। दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं, ये वन शॉट लेक्चर्स हैं, इनका मेन पर्पस ये है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर दिया जाए, जहां पर आपकी चैप्टर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप किया जा सके। नो डाउट हम आगे चलकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग्स भी करेंगे, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। बट ये जो वन शॉट सीरीज है, ये जो वीडियोस हैं, इनका मेन पर्पस ये है कि आपको एक फाउंडेशन लेवल पर, बेसिक लेवल पर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करवा दी जाए। वो एक आपका जो बेसिक है वो बिल्ड कर दिया जाए सो दैट आपको कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, एनसीईआरटी आपकी बहुत वास्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एनसीईआरटी में सब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। इन वन शॉट वीडियोस का बेसिकली यही पर्पस है कि हम आपको वो चीजें इंपॉर्टेंटली कवर करवा दें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब बेसिकली ये चैप्टर है किस बारे में, पहले मैं ये बताता हूं। आप इस चैप्टर का नाम देख सकते हैं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। बेसिकली बच्चों, हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो एक लंबा स्टोरी है एवोल्यूशन का। कैसा एवोल्यूशन सर? हम जानते हैं, हम सभी ने ये सुना भी हुआ है कि जनरली जो आज हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हम बेसिकली एप्स, या कह लीजिए बहुत सिंपल भाषा में जो हम सुनते हुए आए हैं कि एप्स या मंकीज से हमारा एवोल्यूशन हुआ है। और इस एवोल्यूशन के दौरान हमने अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीकों से जिंदगी जी है। जैसे शुरुआती दौर में हम लोग पहाड़ों में रहते थे, शिकार करके अपना खाना खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे। हम सेटल्ड जिंदगी नहीं जीते थे। धीरे धीरे करके हमने अपने आसपास के एनवायरमेंट को समझना शुरू किया। हमने देखना शुरू किया कि कौन से पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, कौन से जानवर हमारे साथ फ्रेंडली हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इन्हीं सब लर्निंग्स को एक साथ इकट्ठा किया और हमने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर, यानी खेती करना। अब खेती जब हमने करनी शुरू की तो हमने कुछ पौधों को खुद से उगाना शुरू किया और कुछ जानवरों को पालना शुरू किया। अब जब हमने पौधे उगाने शुरू किए और जानवरों को पालना शुरू किया तो हमने एक जगह पर सेटल होकर जिंदगी जीनी शुरू की। अब वो सेटल्ड जिंदगी शुरू तो हुई, लेकिन फिर उसके बाद हमने और भी कई सारे नए डेवलपमेंट्स किए। सेटलमेंट होना पहला फेज था, बट सेटलमेंट के बाद हमने कई सारे नए डेवलपमेंट्स किए। और वहीं से इंसानों ने सबसे पहली बार दुनिया में सबसे पहले शहरों का विकास किया। बिकॉज पहली बार कभी तो हिस्ट्री में हुआ होगा ना, हमने लिखने की शुरुआत की होगी, हमने लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया होगा, हमने स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया होगा, हमने शहरों का विकास किया होगा। तो ये जो चैप्टर है ये उसी के बारे में बात करता है कि दुनिया में सबसे पहली बार इंसानों ने कहां पर शहरों के विकास किया, शहरों को बसाना शुरू किया, कहां पर उन्होंने लिखने की शुरुआत की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और यही पूरी कहानी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहे। अब वर्ल्ड मैप में अगर आप ध्यान देंगे तो जिस एरिया की हम बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट डे रिपब्लिक ऑफ इराक का इलाका। क्या आप यहां पर देख सकते हैं, मैप के अंदर बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, ईरान के जस्ट बगल में दिस इज रिपब्लिक ऑफ इराक। एंड ये वो इलाका है माना जाता है जहां पर दुनिया में सबसे पहली बार शहरों का विकास हुआ था और इस इलाके को बोला जाता था मेसोपोटामिया का इलाका। अगर इसको थोड़ा सा जूम करके मैप में अगर आप देखें तो ये इलाका है जिसकी हम बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो ये इलाका जो है ये पहले कहलाता था मेसोपोटामिया। प्रेजेंट डे ये रिपब्लिक ऑफ इराक है, बट अर्लियर इट वाज कॉल्ड मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया शब्द जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, मीसोस एंड पोटेमस। मीसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटेमस का मतलब होता है रिवर। बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिसके बीच में ये मेसोपोटामिया का डेवलपमेंट हुआ था। ये दो नदियां हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी, और इन यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीच का जो इलाका था इसी को मेसोपोटामिया बोला गया। और माना जाता है कि ये वो इलाका था जहां पर दुनिया में सबसे पहली बार शहरों का विकास हुआ था। इसीलिए हम इसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, एक जीवन जीने का विकसित तरीका। अभी तक हम जैसा जीवन जी रहे थे वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, पुराना जीवन था इससे पहले तक।
हम लोग इधर उधर अनसेटल्ड तरीके से जी रहे थे, घर अगर बनाए भी थे तो वो कोई बहुत प्रॉपर नहीं थे, हमने राइटिंग की शुरुआत नहीं की थी, और भी कई सारे फीचर्स थे, जैसे शहरों का विकास, राइटिंग, लिटरेचर, लिखना शुरू किया गया प्रॉपरली, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, व्यापार, आर्ट एंड क्राफ्ट। माना जाता है इस मेसोपोटामिया के इलाकों में ही सबसे पहली बार इन सारी एक्टिविटीज का डेवलपमेंट हुआ था, और इसी कारण से इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सभ्यता बोला जाता है। अब हम देखते हैं ना कि जनरली हमारे इंडिया की ही अगर मैं बात करूं, तो हमारे इंडिया में कई सारे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, राइट सर। उसी प्रकार से कि जो मेसोपोटामिया का पूरा इलाका था, माना जाता है कि अलग अलग समय में इसके अलग अलग शहर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हुए। अलग अलग शहरों से इस पूरे इलाके की गवर्नमेंट को चलाया जाता था। अलग अलग शहर जो हैं वो सेंटर ऑफ अर्बनाइजेशन बने, मतलब वो सबसे विकसित सेंटर बने, और पूरे इलाके को फिर उन्हीं शहरों के नाम से जाना जाने लगा। जैसे सबसे पहले शुरुआत हुई सदर्न मेसोपोटामिया से, जिसको सुमेर और बाद में अकड़ का इलाका बोला जाता था। अगर मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखाऊं, तो माना जाता है कि शहरों के विकसित होने की शुरुआत हुई थी सदर्न मेसोपोटामिया से, और इस इलाके को सुमेर बोला जाता था। सुमेर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट शहर विकसित होना शुरू हुआ अकड़, और इस पूरे इलाके को अकड़ बोला जाने लगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट हुआ बेबीलोनिया। बेबीलोनिया के बाद शहरों का विकास शिफ्ट हो गया असीरिया की तरफ। असीरिया के बाद वापिस से बेबीलोनिया इंपॉर्टेंट हुआ, और फिर उसके बाद ईरान ने मेसोपोटामिया के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये बेसिकली आप यहां पर एक टाइमलाइन भी देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेंटर्स जो थे उनका राइज हुआ, और शहरों का डेवलपमेंट कैसे अलग अलग इलाकों में होना शुरू हुआ। शुरुआत हुई सबसे पहले 3200 से 2400 बीसी के बीच में, जब इंपॉर्टेंट शहर विकसित होना शुरू हुए सुमेर के आसपास के इलाकों में। माना जाता है यही वो इलाका था जहां पर सबसे पहली बार 3500 बीसी में पहिए का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और 2600 बीसी में राइटिंग की शुरुआत हुई, जहां पर सुमेरियन लैंग्वेज और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ। 2400 से 1800 बीसी के बीच में सुमेर के बाद अगला इंपॉर्टेंट एरिया बना अकड़, और अकड़ में शहरों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अकड़ के अंदर इनफैक्ट एक नई लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस की गई, विच वाज कॉल्ड अकडियन लैंग्वेज। उसके बाद अकड़ के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बना बेबीलोन। 1800 से 1500 बीसी के बीच में बेबीलोन बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी, और पूरे सदर्न मेसोपोटामिया को बेबीलोनिया बुलाया जाने लगा। फिर उसके बाद 1100 से 700 बीसी के बीच में हमें देखने को मिलता है कि असीरियंस ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया नदर्न मेसोपोटामिया में, एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल। इनफैक्ट उन्हीं के टाइम से एक नई लैंग्वेज स्टार्ट हुई, विच वाज असीरियन लैंग्वेज, और बाद में इन्हीं इलाकों में एरामाइक और हिब्रू भाषा का भी स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद वापस से सेंटर ऑफ पावर बना बेबीलोन, लेकिन ये एक बेबीलोन जो था इसका एक विकसित रूप था। बेबीलोन शहर अब एक नए तरीके से स्थापित हुआ, इसलिए इसे न्यू बेबीलोनिया बोला जाता है। जिसके बाद लगभग 550 बीसी में पर्शिया ने बेबीलोनिया के ऊपर या पूरे मेसोपोटामिया के ऊपर कब्जा कर लिया, और बाद में जब अलेक्जेंडर आया तो अलेक्जेंडर ने पर्शियंस को नष्ट किया और मेसोपोटामिया के इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो मोर और लेस यही पूरी हिस्ट्री रही है मेसोपोटामिया की, और इस तरीके से अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर डेवलप हुए पूरे मेसोपोटामिया के अंदर। अब बात करें तो हमने सर इन मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना कब से शुरू किया, हमारे हमें हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों आया, वाई वी स्टार्टेड एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे के टाइम पर। तो इसकी शुरुआत हमने नहीं की थी, इसकी शुरुआत की थी यूरोपियंस ने। यूरोपियंस ने मेसोपोटामिया के इलाकों में खुदाई करनी शुरू की थी और उसके इतिहास को जानने की कोशिश की थी। बट ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपियंस ऐसा मानते थे कि मेसोपोटामिया उनका एक ऐतिहासिक जमीन है, मानते थे कि उनके धर्म से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जमीन है, उनके पूर्वजों की जमीन है। ऐसा मानने का कारण क्या था? आपको पता है कि यूरोपियंस क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और क्रिश्चियनिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बुक है, उनका धर्म ग्रंथ है, विच इज बाइबल। अब बाइबल के बेसिकली दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट वाला जो हिस्सा है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की कहानी सुनाता है, और न्यू टेस्टामेंट वाला जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की। तो ओल्ड टेस्टामेंट वाली जो किताब है उसके अंदर एक और पार्ट है जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस, मतलब ये धरती किस प्रकार से बनी। और बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर एक शहर का जिक्र किया गया था, विच वाज शिमर। उस शहर का नाम रखा गया शिमर। शिमर शहर का जिक्र किया गया, जिसका मतलब होता है ईंटों से बना हुआ शहर, और माना जाता है ये शिमर कोई और नहीं बल्कि वही सुमेर था जो सदर्न मेसोपोटामिया में लोकेटेड था। अब यूरोपियंस को लगा कि भैया ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इससे हमारा एक ऐतिहासिक नाता है, तो उन्होंने सुमेर के इलाकों में खुदाई करनी शुरू की। बट अल्टीमेटली उन्हें वहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि वो ये प्रूफ कर पाए कि ये क्रिश्चियनिटी के ही पूर्वजों से जुड़ी हुई जमीन है, ये क्रिश्चियनिटी की शुरुआती जमीन है। ऐसा वो कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए।
इनफैक्ट उन्हें एक स्टोरी और भी मिली, जहां पर आपने फेमस स्टोरी सुनी भी होगी, नोहा की कहानी, कि जब इस धरती पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी तो भगवान ने एक व्यक्ति को भेजा था जिनका नाम था नोहा, इस धरती को बचाने के लिए। नोहा ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई और उसमें हर एक स्पीसीज के मेल और फीमेल को रखकर सुरक्षित जगह पर ले गए, जिसके बाद लाइफ इस अर्थ पर कंटिन्यू हो पाई। सेम कहानी मेसोपोटामिया से भी हमें मिली है, बट वहां पर जो मेन कैरेक्टर थे उनका नाम जियोसूद्र या उतनापिश्टिम मेंशन किया गया था। नेवरदीलेस खुदाई चलती रही, लगभग 150 सालों तक खुदाई रही, बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला जिससे यूरोपियंस प्रूव कर पाए कि ये उनके पूर्वजों की जमीन है। बट हाँ, इससे हमें मेसोपोटामिया का इतिहास जरूर पता चल पाया, और हमें यह पता चल पाया कि दुनिया में सबसे पहली बार मेसोपोटामिया ही वो इलाका था जहां पर शहरों का विकास हुआ था। अब शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया के हिस्ट्री के बारे में जानने के। तो मेसोपोटामिया के बारे में सबसे पहले जानने से हमें उसकी ज्योग्राफी को जानना होगा कि मेसोपोटामिया की आखिर ज्योग्राफी किस प्रकार की थी। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा मेसोपोटामिया का इलाका है, और अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं, कुछ इस तरीके से, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। अगर आप ध्यान देंगे तो सर सबसे पहली चीज कि भैया मेसोपोटामिया के वेस्ट और ईस्ट में दो नदियां थी, एक तरफ थी यूफ्रेट्स नदी, दूसरी तरफ थी टिग्रिस नदी। अब इस पूरे इलाके में माना जाता है कि इंसानों ने सबसे पहली बार आकर सेटल होना शुरू किया था इस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, जहां पे ऐसे अनइवन प्लेन्स हैं और उसके बाद पहाड़ है, कि बेसिकली पहाड़, पहाड़ के नीचे ऐसे अनइवन प्लेन्स, यहाँ पर बेसिकली हल्की फुल्की बारिश होती है और पहाड़ों से छोटी छोटी नदियां बहकर आती हैं बारिश के बाद, और ये इलाका काफी हरा भरा है। तो 7000 6000 बीसी के आसपास माना जाता है कि इस इलाके में सबसे पहले लोगों ने आकर सेटल होना शुरू किया था और खेती करनी शुरू की थी। उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले इलाके की, नॉर्थ की, तो ये पूरा इलाका है जहां पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं जिन्हें स्टेपी ग्रासलैंड बोला जाता है। हम लोग ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पर टिग्रिस नदी और उससे बहने वाली, उससे आकर जुड़ने वाली कुछ छोटी छोटी और नदियां भी मिलती हैं। और फिर हम आते हैं सदर्न मेसोपोटामिया में, जहां पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ। बेसिकली यही लोग जो यहां पर आकर सबसे पहले सेटल हुए, माना जाता है कि 5000 बीसी के आसपास आकर वो सदर्न मेसोपोटामिया में सेटल हो गए, और फिर यहीं पर सेटल होकर उन्होंने समवेयर अराउंड 3000 बीसी के आसपास सबसे पहले शहरों का विकास किया। अब सर ये जो सदर्न मेसोपोटामिया है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अगल बगल ये पूरा डेजर्ट का ही इलाका है, बट ये डेजर्ट के बीच में ये एक ऐसा इलाका है जहां पर जबरदस्त तरीके से खेती हो रही थी। बट सर ऐसा कैसे हो रहा था डेजर्ट के बीच में खेती? हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी बेसिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही हैं। अब ये दोनों नदियां जब बहकर नीचे आती थी इस इलाके में, तो यहां पर एंटर करने के बाद ये अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर बहाकर लाती थी वो यहां पर सेटल कर देती थी। इनफैक्ट जब भी इन नदियों में बाढ़ आती थी तो वो आसपास के इलाकों की प्रॉपर सिंचाई कर देती थी, और यहां पर पहुंचने के बाद ये नदियां छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती थी, जो बेसिकली नहरों का काम करती थी सिंचाई के लिए। अब ऑल्दो ये पूरा इलाका अगल बगल पूरा डेजर्ट है, बट चूंकि इस इलाके में ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी काफी सारा कंकड़ पत्थर और मिट्टी लाकर सेटल कर रही हैं, तो यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ हो गई थी, और माना जाता है यही वो इलाका है जहां पर सबसे पहली बार शहरों का विकास हुआ था, क्योंकि यहाँ की खेती बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थी। द सदर्न मेसोपोटामिया, दिस वाज द एरिया जहां पे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा फर्टाइल और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था। अब अगर आप ध्यान देंगे तो मेसोपोटामिया में मोर और लेस लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो उनको पर्याप्त खाना प्रोवाइड करा रहा है। आप ध्यान देंगे तो लोग यहाँ पर भी खेती कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और जानवरों को चरा रहे हैं। ऊपर तो ये ग्रासलैंड का इलाका है ही, घास के मैदानों का, जहां पर वो जानवर को ही चराते हैं। उसी के साथ साथ ये छोटी छोटी नदियां जो टिग्रिस नदी से आकर मिल रही हैं, यहाँ पर मछलियां पकड़ना बहुत आसान है। उसी के साथ साथ इसके आसपास खजूर के पेड़ हैं, और जो सदर्न मेसोपोटामिया है यहाँ पर तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव खेती हो ही रही थी। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो ये लोग वीट, बार्ले मतलब जौ, पीज मतलब चना, लेंटिल मतलब दाल, ये सब उगा रहे थे। उसी के साथ साथ ये लोग जानवर भी चरा रहे थे, जिससे उनको मीट, मिल्क, वूल, फिश, और उसी के साथ साथ डेट पाम यानी खजूर भी मिल रहे थे। तो अल्टीमेटली मेसोपोटामियंस के पास खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं थी, ये तो हमें समझ आ गया। अब माना जाता है कि सदर्न मेसोपोटामिया ही वो इलाका था जहां पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ। बट सर शहर हम बोलते किसको हैं? विच एरिया डू वी कॉल शहर? उस शहर का महत्व क्या होता है? आखिर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो शहर के अंदर चल रही होती हैं जिसको हम शहर बोलते हैं? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें यही बताता है, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। शहरों का महत्व क्या था? देखो, पहली चीज तो ये कि भैया शहर वो इलाका नहीं जहां पर बहुत खेती हो रही है या ज्यादातर लोग रह रहे हैं। शहर बेसिकली वो इलाका होता है जहां के लोग मेनली सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जहां पर लोग मेनली ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, खेती के अलावा दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो।
इनफैक्ट शहर वो जगह होता है जहां पर उनके पास खुद के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वो गांव के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने पीने की जरूरतों के लिए, और वहीं पर गांव डिपेंडेंट होते हैं शहर के ऊपर सर्विसेज के लिए, ट्रेड के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। इसी के साथ साथ शहर वो इलाका होता है जहां पर प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहां पर कुछ लोग आदेश देते हैं, बाकी लोग आदेश फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिवीजन ऑफ लेबर, कि शहरों के अंदर बेसिकली हर व्यक्ति एक अलग प्रकार का काम कर रहा होता है जिसमें उसको गुणवत्ता हासिल होती है, जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन होता है। गांव के अंदर खेती करने वाला व्यक्ति सब काम करता है, वो फसल काटता भी है, बीज बोता भी है, पानी की सिंचाई भी करता है, फसल को बेचता भी है, एवरीथिंग। वहीं पे शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता है, मूर्ति बनाने वाला बंदा सिर्फ मूर्ति बनाएगा, औजार बनाने वाला सिर्फ औजार बनाएगा, जूते सिलने वाला सिर्फ जूते सिलेगा। तो शहरों के अंदर होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर। उसी के साथ साथ शहरों के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था होती है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग, अगेन मैंने जैसा बताया कि जो जिनके पास पावर होती है और बाकी सारे लोग जो हैं वो कमांड्स को फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ शहर वो इलाका भी होता है जहां पर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जहां पर व्यापार हो रहा होता है और उसी के साथ साथ व्यापार को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉपर व्यवस्था होती है। एंड लास्टली, शहर वो इलाका होता है जहां पर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, जहां पर राइटिंग की जाती है, जहां पर लेन देन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेसोपोटामिया के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी, क्या मेसोपोटामिया के अंदर ये सारे फीचर्स थे, और अगर थे तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहरों का विकास हुआ था। अब सबसे पहली चीज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या मेसोपोटामिया के लोग खेती के अलावा दूसरे कामों में इन्वॉल्व थे? जी हाँ सर, बिल्कुल इन्वॉल्व थे। हमने देखा कि मेसोपोटामिया के इलाकों में खाने पीने की तो डेफिनेटली कोई कमी नहीं थी, उनके पास खाने पीने और कपड़ों की तो बढ़िया क्वांटिटी थी, बट उनके पास प्रॉब्लम थी नेचुरल रिसोर्सेज की। उनके पास अच्छी क्वालिटी के पत्थर, लकड़ियां, मेटल, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो मेसोपोटामियंस ने क्या किया, एक एक्सचेंज करना स्टार्ट किया अपने आसपास के इलाकों के साथ। बेसिकली मेसोपोटामिया के ऊपर टर्की, सीरिया, यहाँ पर ईरान, इन सब देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे थे, बट इनके पास खाने पीने की कमी थी। और यहीं से शुरुआत हुई बार्टर एक्सचेंज की। बार्टर का मतलब होता है वस्तु विनिमय। मतलब क्या हुआ, सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करना। तो मेसोपोटामिया के लोगों के पास खाने पीने की भरपूर मात्रा थी, वहीं पर ये जो दूसरे देश थे इनके पास खाने पीने की कमी थी, बट नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो ये दोनों आपस में सामान को एक्सचेंज करते थे, मतलब ये लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामियंस अपने कपड़े, खाने पीने का सामान टर्की, ईरान और गल्फ कंट्रीज को देते थे, बदले में उनसे वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल स्टोन्स, ये सारी चीजें लेते थे। अब ऑब्वियस सी बात है सर, ट्रेड हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के लिए एक सस्ता और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी था। हमने देखा कि पूरे मेसोपोटामिया में छोटी छोटी नदियां थी और दो नदियों ने तो मेसोपोटामिया को घेर ही रखा था। तो मेसोपोटामियंस ने बेसिकली अपनाया वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मेसोपोटामियन इन नदियों के रास्तों से ही, इन नहरों के रास्तों से ही ट्रेड किया करते थे। वो बेसिकली नावों में सामान भरते थे और सामान का आदान प्रदान करते थे। एंड चूंकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अपने बहुत फायदे हैं, वो बहुत सस्ता भी होता था और उसमें कोई ज्यादा इशू भी नहीं आते थे, तो मेसोपोटामियंस के लिए ये ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था। माना जाता है कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी, दो इंपॉर्टेंट नदियां इस वाटर ट्रांसपोर्टेशन के में मेसोपोटामियंस की बहुत मदद करती थी। एंड इनफैक्ट आप देखेंगे इसीलिए यूफ्रेट्स को वर्ल्ड रूट बोला है, कि मेसोपोटामियंस का सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता था वो यूफ्रेट्स नदी से ही होता था, और वो यूफ्रेट्स नदी से किसी भी इलाके में पहुंच सकते थे और उनके साथ व्यापार कर सकते थे। दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड वर्ल्ड रूट। अब जब सामान का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े लेवल पे सामान के लेन देन को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता था। इनफैक्ट आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे कि मेसोपोटामिया में क्या होता था, जो भी सामान का लेन देन हो रहा है वो मंदिरों के थ्रू होता था, कि मंदिरों से ही सामान जाता था और मंदिरों में ही सामान आकर रखा जाता था, और फिर मंदिरों से सामान को लोगों के बीच में बांटा जाता था। तो अब लोगों के बीच में कितना सामान बांट दिया गया, किस किस को सामान मिल गया, दूसरे देश क्या क्या सामान गया, वहां से क्या क्या सामान आया, इतनी सारी चीजें याद रखना बहुत मुश्किल होता था। तो चूंकि लगातार इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे थे, व्यापार हो रहा था, सामान का लेन देन हो रहा था, तो जरूरत पड़ी कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करें, हम रिकॉर्ड रखना शुरू करें। और वहीं से शुरुआत हुई कहीं ना कहीं राइटिंग की। माना जाता है मेसोपोटामिया में सबसे पहली बार राइटिंग की शुरुआत 3200 बीसी के आसपास हुई। लेकिन यहां पर मेसोपोटामियंस ने अक्षर्स लिखना शुरू नहीं किए थे, उन्होंने अल्फाबेट्स लिखने शुरू नहीं किए थे। वो बेसिकली क्या करते थे, पिक्टोग्राफ्स बनाते थे। पिक्टोग्राफ मतलब समझते ना, कि मुझे रोटी दिखानी है तो मैं रोटी लिखने की जगह रोटी के चित्र बना दूं। मुझे एप्पल दिखाना है तो देखो, मैं एप्पल को ऐसे लिख भी सकता हूं और मैं ऐसे
एप्पल बना भी सकता हूं। तो उन्होंने शुरुआत की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से, कि वो बेसिकली उन्हें जो भी चीजें दिखती थी उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसका इमेज बना लेते थे। उन्होंने अभी तक अक्षर लिखने शुरू नहीं किए थे। दे वर यूजिंग ओनली पिक्चर्स एंड सिंबल्स, सिंबल्स और पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कि सपोज बैल दिए किसी को तो 3 बैल बना दिए, 4 अंडे बना दिए, 3 नाव बना दी, इस प्रकार से। इन लोगों की जो भी राइटिंग होती थी वो क्ले टैबलेट यानी मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर ही होती थी। गीली मिट्टी का वो पहले ऐसे टैबलेट बनाते थे और उसके ऊपर राइटिंग करते थे। और इनफैक्ट मंदिर से जो भी राशन दिया जाता था लोगों को, उसको भी इन्हीं क्ले टैबलेट्स में रिकॉर्ड किया जाता था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मेसोपोटामियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्षरों को लिखना सीखा, एंड दिस इज हाउ क्ले टैबलेट्स के ऊपर उन्होंने अक्षर बनाने शुरू किए। माना जाता है कि मेसोपोटामियंस ने आगे चलकर 2600 बीसीई के आसपास कुछ ऐसे कीलाकार अक्षर बनाने शुरू किए। आप मेरे पीछे कुछ ही अक्षर दिख रहे हैं जो कील जैसे दिखाई दे रहे हैं, नुकीले अक्षर दिखाई दे रहे हैं। इनको बोला गया क्यूनीफॉर्म। These were called cuneiform. Cuneiform शब्द जो है ये 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, क्यूनियस एंड फॉर्मा। क्यूनियस का मतलब होता है नुकीले और फॉर्मा का मतलब होता है शेप। 2600 बीसी तक आते आते मेसोपोटामियंस ने सुमेरियन भाषा को लिखना सीख लिया था और उन्होंने कुछ अक्षरों का इजाद किया जिसको क्यूनीफॉर्म बोला गया। चूंकि ये अक्षर नुकीले अक्षर होते थे इसीलिए इनको क्यूनीफॉर्म बोला जाता था, यानी नुकीले अक्षर। अब आगे चलकर बड़े स्तर पे राइटिंग का यूज होना शुरू हुआ। अब राइटिंग का यूज केवल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या जो ये सामान का लेन देन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि अब डिक्शनरीज बनाई जा रही थी, रिकॉर्ड लैंड ग्रांट्स, जो लैंड ग्रांट जमीन का दान दिया जा रहा था उनको रिकॉर्ड किया जा रहा था, लॉ बुक्स बनाई जा रही थी, राजाओं की कहानियां लिखी जा रही थी, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जा रहे थे। बट आगे चलकर जब 2400 बीसी में मैंने बताया ना कि अकड़ एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना, तो वहां पर जाकर क्या हुआ, सुमेरियन भाषा का इस्तेमाल बंद कर दिया गया और अकडियन भाषा का इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन अभी भी वो लोग यूज कर रहे थे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ही। तो लैंग्वेज तो चेंज हो गई बट स्क्रिप्ट इट कंटिन्यूड, राइट। जो चिन्ह है, जो अक्षर हैं लिखने के लिए यूज हो रहे थे वो उन्होंने कंटिन्यू रखे एंड इट वॉज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम ऑफ राइटिंग के बारे में, कि ये लोग जो भी राइटिंग कर रहे थे वो किस प्रकार के अक्षर लिखा करते थे, वो अक्षर कैसे बनाते थे, उन अक्षरों का मतलब क्या होता था। जैसे आज के टाइम पे हम लोग सिंगल अल्फाबेट्स लिखते हैं, ABCDEFGH, ऐसे 26 अल्फाबेट्स हैं और उन्हीं की मदद से हम लोग लेटर्स बनाते हैं। बट मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं होता था। वहां पर बेसिकली जो ये साइन या सिंबल्स होते थे ना, वो किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को डिनोट नहीं करते थे बल्कि एक पार्ट ऑफ वर्ड को डिनोट करते थे। जैसे वहां पर हमें अभी PUT पुट लिखना है, बट वहां पर PUT अलग अलग लिखने के लिए नहीं होगा, वहां पे पुट के लिए एक अलग से सिंबल बना होगा। मतलब आपको जब भी पुट लिखना है आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा। अब मुझे अगर पुटिंग लिखना है तो मुझे पुट का सिंबल याद रखना पड़ेगा और इंग का सिंबल याद रखना पड़ेगा। मतलब वहां पर इंडिविजुअल अल्फाबेट्स को नहीं लिखा जाता था बल्कि एक पार्ट ऑफ वर्ड को लिखा जाता था, जैसे सिलेबल्स या शब्दांश बोला जाता था। तो अब अगर किसी को भी राइटिंग करनी है तो आप समझिए कि उसे कितने सारे शब्दों के पार्ट और कितने सारे सिंबल याद रखने होंगे और उसे जल्दी जल्दी ये वर्ड्स बनाने होंगे, मिक्स करने होंगे। तो जो स्क्राइब होता था, यानी जो लोग लिखते थे क्ले टैबलेट्स के ऊपर, उनका काम बहुत कठिन होता था और ये कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर पाता था। अब चूंकि यहां पर सिस्टम ऑफ राइटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, यहां पर इतने सारे वर्ड्स थे, इतने सारे लेटर्स थे, आई मीन सिंबल्स थे, तो ये सब किसी भी आम व्यक्ति के लिए याद कर पाना बहुत मुश्किल होता था। इसी कारण से मेसोपोटामिया में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। अब राइटिंग के क्या क्या यूजेस होते थे, तो माना जाता है कि भैया राइटिंग की शुरुआत राजा ने ही करवाई थी। एक बहुत ही फेमस राजा थे जिनका नाम था एनमरकर। उनके बारे में हमें एक बहुत बड़ी पोम मिलती है जो 12 टैबलेट्स में लिखी गई थी और इसमें बताया गया कि कैसे एनमरकर वाज द पर्सन जिन्होंने राइटिंग और ट्रेड की शुरुआत की थी मेसोपोटामिया के अंदर। और इससे हमें पता चलता है कि राजा महाराजा ही वो लोग थे जिन्होंने ट्रेड और राइटिंग की शुरुआत की थी मेसोपोटामिया में। तो इनिशियली राइटिंग की शुरुआत हुई थी मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, बट बाद में बहुत बड़े लेवल पर राइटिंग का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। अब मेसोपोटामिया के अंदर हमने देखा कि कई सारे अलग अलग प्रकार के शहरों का विकास हुआ, जैसे उरूक, लगाश, किश, है ना, मारी, ये अलग अलग टाइप के शहर हैं। अब जैसे इंडिया की ही बात की जाए तो इंडिया में आपको बहुत अलग अलग प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। जैसे न्यू दिल्ली एक अलग प्रकार का शहर है, मुंबई इट्स अ डिफरेंट सिटी, वहीं पे कोलकाता अलग शहर है। मतलब हर एक शहर के अपने अलग फीचर्स हैं, राइट। जैसे न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, वहीं पे मथुरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर मंदिर है सर, वो हमारे धार्मिक मान्यताओं के लिए जरूरी है। मुंबई इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तट पर बसा हुआ है। प्लस मुंबई
एक इंपॉर्टेंट शहर है जहां पर इंडस्ट्रीज भी हैं। कानपुर एक शहर है जहां पर लेदर का बहुत ज्यादा काम होता है ना। वहीं पे आगरा एक शहर है जहां पर ताजमहल लोकेटेड है। तो मतलब क्या हुआ कि सर शहरों का विकास बहुत पहले से मेसोपोटामिया में शुरू हो गया था, एंड इनफैक्ट मेसोपोटामिया के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार के शहरों का विकास हुआ। अब सबसे पहले जहां पर हम सदर्न मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, माना जाता है कि यहां पर लोगों ने सबसे पहले आकर सेटल होना शुरू किया था 5000 बीसीई के आसपास में, और यहीं पर सबसे पहले शहर विकसित होना शुरू हुए। और ये जो शहर विकसित होना शुरू हुए ये थे टेम्पल टाउन्स, मतलब मंदिरों के आसपास जो शहर विकसित हुए वो थे सदर्न मेसोपोटामिया के शहर। उसके अलावा मेसोपोटामिया के अंदर कुछ ट्रेडिंग टाउन्स भी थे जहां से व्यापार होता था, कुछ इंपीरियल सिटीज भी थी जहां राजा की कैपिटल होती थी, जहां राजा महाराजा रहते थे। अब इस चैप्टर के अंदर मेनली हम लोग टेम्पल टाउन और ट्रेडिंग टाउन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं साउथ मेसोपोटामिया के टेम्पल टाउन्स के बारे में कि सबसे पहले शहरों का विकास मंदिरों के आसपास कैसे विकसित होना शुरू हुआ। अब मेसोपोटामियंस ने सदर्न मेसोपोटामिया में आकर रहना शुरू किया था समवेयर अराउंड 5000 बीसी के आसपास, और यहां पर सेटल होकर उन्होंने खेती करनी शुरू की। अब जब उन्होंने यहां पर आकर रहना शुरू किया तो उन्होंने अपने घरों के साथ साथ छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए अपने देवताओं के लिए, मतलब उन्होंने छोटे छोटे मंदिर बनाने शुरू किए अपने देवताओं के लिए। क्योंकि मेसोपोटामियंस का ये मानना था कि हमें ये जो कुछ मिला है, ये खेत, ये जानवर, ये दूध, ये मछलियां, ये सब हमें देवताओं ने ही दिए हैं। तो इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के देवताओं के मंदिर बनाते थे, जैसे मून गॉड ऑफ उर या इन्नाना जो गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर मानी जाती थी। और गॉड को ही हर एक चीज का ओनर माना जाता था कि हमारे पास जो कुछ है ये देवता का ही है। अब इनिशियली मंदिर छोटे होते थे, बट जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी, मंदिरों का साइज भी बढ़ना शुरू हो गया। पहले जहां मंदिर में एक सिंगल रूम होता था, आगे चलकर मंदिर में एक आंगन और मल्टीपल रूम्स बनने शुरू हो गए। और उसका एक मेजर कारण यह था कि लोग जो भी कुछ प्रोड्यूस करते थे, चाहे वो अनाज हो, चाहे दूध हो, दही हो, चाहे वो मछली पकड़ते थे, वो सब मंदिर में लाकर रख के सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ाते थे। और उसके बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरीथिंग होम, वो घर ले जाने की बजाय हर एक चीज को मंदिर में ही रख देते थे कि यहां पर ये सब कुछ सामान रखा है, सुरक्षित रहेगा, हम लोग यहीं पर आएंगे, गेहूं को पीसकर आटा बनाएंगे, मछलियों से हम लोग ऑयल निकालेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल डू, राइट। तो दिस इज हाउ उन्होंने टेंपल्स के अंदर ही ये सारे काम करने शुरू किए थे, राइट सर। तो धीरे धीरे करके टेंपल्स लार्ज होने लग गए। पहले जहां सिंगल रूम थे, अब आंगन, एक आंगन बन गया, मल्टीपल रूम्स बन गए जहां पर लोग अपना अनाज लाकर, सामान लाकर रखते थे, और वहीं पर फूड प्रोसेसिंग की जाती थी, फूड को रखा जाता था। अब आप समझिएगा कि चूंकि मंदिर में ही सारा अनाज आकर रखा हुआ है, तो मंदिर में ही सारे अनाज की प्रोसेसिंग की जाएगी, राइट सर। दूसरी चीज, अब अगर व्यापार करना है तो सामान कहां से लेकर जाएंगे? मंदिरों से। और सामान लाकर कहां पे रखेंगे सर? मंदिरों में। तो मंदिरों से ही सामान का लेन देन हो रहा है। अब सामान का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा सर? मंदिरों से ही होगा। स्टोरेज कहां पर होगा? मंदिर में ही होगा। ट्रेड कहां पर होगा? मंदिरों से ही होगा। और रिकॉर्ड कीपिंग कहां पे होगी सर? मंदिरों से ही होगी। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि मंदिर एक ऐसा सेंटर की तरह विकसित होना शुरू हुआ जहां पर कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। और क्या ये एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? नो सर, ये एग्रीकल्चर से अलग एक्टिविटीज है। और हमने देखा ना कि सर कोई भी एरिया जहां पर खेती के अलावा दूसरे काम हो रहे हैं उसको हम अर्बन सेंटर बोल सकते हैं। हाँ सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया का ये मंदिर था, ये धीरे धीरे करके एक अर्बन इंस्टीट्यूशन या एक शहरी संस्थान बनना शुरू हो गया है जहां पर खेती के अलावा सारे दूसरे काम हो रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अब ये जो मंदिर होते थे इनको जिगुराट बोला जाता था, और जनरली इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता था। इनकी दीवारें रेगुलर इंटरवल पर ऐसे अंदर बाहर आती जाती रहती थी। अब ये जो मंदिर है ये एक शहरी संस्थान तो बन गए, लेकिन इसके आसपास शहरों का विकास तभी होगा जब लोग इस मंदिर के आसपास आकर सेटल हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी बीच में मंदिर है बट लोग दूर दूर के गांवों में बसे हुए हैं, ऐसे ऐसे। बट अगर यही सारे लोग मंदिर के आसपास आकर सेटल हो जाएंगे तो यहां पर एक शहर का विकास हो जाएगा। अब ये मंदिर के आसपास लोग आकर सेटल क्यों होने शुरू होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक जिगुराट का फोटो है। ये बेसिकली इट्स अ फोटो ऑफ द टेंपल व्हिच वाज फाउंड इन मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया में नो डाउट खेती बहुत अच्छी थी, फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन खेती के भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे सर? पहले तो कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स थे, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी नदी अपना रास्ता बदल लेती थी। और कुछ प्रॉब्लम्स थे जो इंसान आपस में क्रिएट कर देते थे। जैसे नदी जो है ये ऐसे बहती है,
ठीक है। तो ये जो ऊपरी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो कई बार पूरा पानी ऊपर ही यूज कर लेते थे, जिससे नीचे रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था, या फिर वो नदियों को साफ नहीं करते थे, जिससे पानी नीचे वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण ऊपर के और नीचे के लोगों के बीच में लड़ाइयां होती थी। अब जब लड़ाइयां होती थी जमीन और पानी के लिए, तो मेसोपोटामियंस अपने ग्रुप्स बना लेते थे कि यूं तो वो अलग अलग रहते थे, बट साथ में आकर वो ग्रुप बना लेते थे जब भी फाइट होती थी। अब ग्रुपिंग होती थी, फाइट करते थे। अब फाइट करने के लिए ऑब्वियसली उन्हें एक सरदार चाहिए, उन्हें एक कैप्टन चाहिए, तो हर एक ग्रुप का एक चीफ या सरदार बन जाता था, जो बेसिकली क्या करता था, युद्ध में अपने ग्रुप को लीड करता था। अब जो कैप्टन या जो चीफटन या जो चीफ युद्ध को जीत जाता था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता था, लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगते थे, लोग उसकी बात मानने लग जाते थे। और लूजिंग ग्रुप जो होता था उनको पकड़कर गुलाम बना लिया जाता था, मजदूर बना लिया जाता था, और अपने शहरों में काम कराया जाता था, अपने इलाकों में काम कराया जाता था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों को समझ आ गया कि यार ये लड़ाइयां तो लगातार चल ही रही हैं। तो लोगों को क्या समझ आया कि पहली चीज, हमें एक अपना रेगुलर हेड चाहिए, जो हमें लीड करे, जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए बनाए, जो हमारी सुरक्षा करे। तो देयर वाज नीड फॉर एन अथॉरिटी। एक सरदार की जरूरत है, एक अथॉरिटी की जरूरत है, एक चीफ की जरूरत है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, जो भी हम युद्ध में जीत रहे हैं उसका, जो व्यापार करवा सके, जो राइटिंग करवा सके, जो मंदिरों को सजा सके, जो लोगों के भलाई के लिए काम कर सके, और जो युद्ध में हमें लीड कर सके। और यही सरदार आगे चल के धीरे धीरे करके राजा बनेगा। और दूसरी तरफ उन्हें जरूरत थी एक साथ मिलकर रहने की, क्योंकि देखो युद्ध लड़ते थे, गांव में दूर दूर रहते थे, सुरक्षा करना मुश्किल था, बट अगर सब लोग एक जगह एक ही साथ रहेंगे तो सुरक्षा करना भी आसान होगा और युद्ध लड़ना भी आसान होगा। तो लोगों को क्या समझ आया कि एक कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर सारे लोग एक साथ आकर इकट्ठे सेटल हो सकते थे। सर, इट वाज टेंपल। हमें देखने को मिलता है कि अब दूर दराज के इलाकों से लोगों ने गांवों को छोड़ छोड़कर मंदिरों के आसपास आकर सेटल होना शुरू किया। और वो सिर्फ सेटल नहीं हुए, उन्होंने मंदिरों के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें बना ली ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। एंड धीरे धीरे करके इस प्रकार से मंदिर के आसपास ही शहरों का विकास हो गया। एंड दिस इज हाउ टेंपल टाउन्स दे डेवलप्ड इन सदर्न मेसोपोटामिया। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टेंपल टाउन्स थे, उर और उरुक। माना जाता है उरुक सबसे पहला टेंपल टाउन था जो सदर्न मेसोपोटामिया में डेवलप हुआ, और ये 4200 बीसी से लेकर 400 सी तक विकसित होता रहा, और लोग यहां पर रहते रहे लगभग 4600 ईयर्स तक। अब माना जाता है कि इन शहरों को बनाने के लिए बेसिकली जिन लोगों को युद्ध में पकड़ा जाता था उनसे मजदूरी कराई जाती थी, और इवन जो ये लोग होते थे इनसे भी काम कराया जाता था। मेसोपोटामिया के अंदर जो सरदार होते थे या चीफ होते थे वो टैक्स नहीं लेते थे, वहां पर लेबर टैक्स होता था। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को टैक्स के फॉर्म में मजदूरी करनी पड़ती थी, और मजदूरी के बदले में उन्हें मंदिरों से राशन मिलता था, और वही राशन की लिस्ट थी जो हमें क्ले टैबलेट के फॉर्म में मिली थी। अब 3000 बीसी के आसपास माना जाता है कि उरूक में कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स हुए, जिसके कारण उरूक एक शहर की तरह विकसित हो गया। कब शहर विकसित हुआ? 3000 बीसी में। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कब हुई? सर, इसकी शुरुआत हुई 3000 बीसी के आसपास, और सबसे पुराना शहर कौन सा था? सर, उरूक शहर। अब ऐसे कौन से मेजर डेवलपमेंट हुए उरूक शहर में जिसके कारण हम इसको शहर बोल रहे हैं? सर, सबसे पहला इन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी तक ये लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे, स्टोन यानी पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, बट ब्रॉन्ज का इस्तेमाल 3000 बीसी से स्टार्ट हुआ, और ये काफी एक मेजर डेवलपमेंट माना जाता था। दूसरी चीज थी ब्रिक कॉलम्स। इन्होंने अब ईंटों के पिलर्स बनाने सीख लिए थे, जिससे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। इन्होंने जली हुई ईंटों को बनाना सीख लिया था, बेक्ड ब्रिक्स, भट्टी में पकी हुई ईंटें बनानी सीख ली थी जो काफी मजबूत होती थी। उसी के साथ साथ इन्होंने क्ले कोन्स, बेसिकली मिट्टी के कोन बनाते थे, और उनको दीवारों पर चिपका देते थे, और उन पे अलग अलग कलर करते थे, जिससे बहुत खूबसूरत नजारा बनता था। तो इन्होंने क्ले कोन्स बनाने सीख लिए थे। उसी के साथ साथ इन्होंने अलग अलग पत्थरों से बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। आपको याद है ना, वारका हेड, वारका नाम के शहर से एक बेसिकली स्कल्पचर, एक मूर्ति मिली है जो बहुत खूबसूरत थी। तो इन्होंने बहुत बढ़िया मूर्ति कला सीख ली थी पत्थर के ऊपर। सबसे मेजर डेवलपमेंट वाज पॉटर्स व्हील। वो जो चाक होता है ना जिसके ऊपर मटके बनाए जाते हैं, तो इन्होंने पहिए के ऊपर मटके बनाने सीख लिए थे, जिससे अब ये कम समय में बहुत ही अलग अलग शेप और साइजेस के मटके बहुत इजीली बना सकते थे। एंड लास्टली, व्यापार के लिए इन्होंने सिलेंड्रिकल सील यानी मुहर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट था। अब इन शहरों के अंदर जीवन कैसा होता था? तो माना जाता है कि अब ये जो मेसोपोटामिया के शहरों का विकास हो रहा था, इनके अंदर दो टाइप के लोग होते थे। एक तरफ होते थे अमीर लोग जो रूलिंग एलीट होते थे, जो रूल करते थे, और वहीं पर दूसरी तरफ होते थे आम लोग। हमें कैसे पता कि सर यहाँ पर रूलिंग एलीट थे या आम लोग भी थे और अमीर लोग भी थे? बेसिकली हमें कुछ इलाकों से कुछ कब्र मिली हैं, जिन कब्रों के अंदर बहुत महंगा महंगा सामान मिला है, राइट? ज्वेलरी मिली है, गोल्ड के खंजर मिले हैं, बहुत महंगे महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं जो अलग अलग
अलग प्रकार के हीरे जवाहरातों रत्नों से बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए हैं। और माना जाता है कि ये राजा महाराजाओं और उनकी फैमिली की कब्र होती थी। वहीं पे आम लोगों की जो कब्र होती थी उनके साथ बहुत नॉर्मल सामान मिलता था। मेसोपोटामिया के लोगों के सामाजिक जीवन की बात की जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार, जहाँ पे मम्मी पापा और बच्चे रहते थे साथ में। ये सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, जहां पर मेल मेंबर फैमिली के हेड होते थे। वहीं पर अरेंज मैरिजेस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था और शादी के टाइम पे गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया जाता था। जनरली शादी कंसेंट से ही होती थी, मेल और फीमेल दोनों की फैमिलीज की तरफ से। मंदिरों में शादी होती थी, साथ में भोजन होता था। और जब सासू माँ बहू को लेने आती थी, मतलब जब लड़की की विदाई होती थी, तो लड़की के पिताजी उसको काफी सारा गिफ्ट देते थे, मतलब अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा देते थे जो बेटी का ही होता था। दैट मीन्स वुमेन के पास प्रॉपर्टी का एक्सेस होता था। वहीं पर बेटों को पिताजी की जो भी जमीन होती थी, खेत होते थे, जानवर होते थे, वो सब मिलते थे। वहीं पे बेटी को जो घर का सामान होता था उसका आधा हिस्सा गिफ्ट में दे दिया जाता था जब वो शादी होके जाती थी। अब शहरों की बात की जाए तो माना जाता है कि मेसोपोटामिया के ये जो शहर थे, ये अनप्लान्ड शहर थे। यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती थी। ऐसा क्यों हम मानते हैं? क्योंकि सर यहाँ पे जो सड़कें थी वो बहुत छोटी और इर्रेगुलर थी, आड़ी तिरछी थी, बहुत छोटी छोटी और आड़ी तिरछी सड़कें थी। घरों का शेप बहुत इर्रेगुलर था, कहीं पे भी घर बना दिए गए थे। यहाँ पर नालियों की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और कोई क्लीनलीनेस नहीं थी। लोग गंदा पानी सड़कों पर ही निकाल देते थे। घरों का जो स्ट्रक्चर होता था वो दिखाता था कि भैया मेसोपोटामिया के लोग अपनी प्रिवेसी को लेकर काफी कंसर्न्ड होते थे। कभी भी नॉर्मल लेवल पर खिड़कियां नहीं होती थी और घर के अंदर का जो व्यू है वो डायरेक्टली दरवाजों से नहीं दिखता था। बीच में एक आंगन होता था और कमरे जो है वो आंगन में ही खुलते थे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि घर बनाने के लिए इनके यहाँ पर कुछ अंधविश्वास भी चलते थे कि माना जाता था कि अगर घर का चौखट सड़क से ऊपर होता है तो घर में पैसा आता है। अगर घर का दरवाजा दूसरे के घर के सामने खुलता है या बाहर की तरफ खुलता है तो पत्नी पति को बहुत प्रताड़ित करती है। इसी के साथ साथ हर शहर के अंदर हमें बेसिकली कब्रिस्तान भी देखने को मिलता है। जैसे उर शहर के अंदर हमें एक कब्रिस्तान देखने को मिलता है जहां पर आम लोग और अमीर लोग दोनों को दफनाया जाता था। बट उसी के साथ साथ कुछ लोग अपने घरों के नीचे ही अपने मृत व्यक्ति को दफना देते थे। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के टाउन के बारे में, विच वॉज मारी का टाउन, विच वॉज अ ट्रेडिंग टाउन। अब अगर आप मारी को ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहां पर हमने बात की उर और उरूक के बारे में जो सदर्न मेसोपोटामिया में था, जहां खेती अच्छी हो रही थी। बट वहीं पे मारी की बात की जाए तो मारी बहुत ऊपर लोकेटेड था। यहां पर यूफ्रेट्स नदी है, यूफ्रेट्स में ये काफी ऊपर लोकेटेड था। अगर आप मारी की लोकेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये स्टेपी यानी घास के मैदान के पास लोकेटेड है और ये सेंटर में लोकेटेड है जहां से यूफ्रेट्स नदी होकर जा रही है। हाँ सर। और मारी के नीचे के इलाकों में डेजर्ट है। माना जाता है मारी में मेनली दो टाइप के लोग थे, एक जो चरवाही का काम करते थे और यूफ्रेट्स नदी के अगल बगल में रहने वाले लोग खेती का काम करते थे। राइट सर। तो मारी के लोग जनरली क्या करते थे सर? खेती और पास्टोरलिज्म। बट 2000 बीसी के बाद से हमें देखने को मिलता है कि मारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम बना और वो एक राजा का कैपिटल बना जिनका नाम था किंग जिमरिलम। और किंग जिमरिलम ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल बनाया जिसके बाद मारी एक बहुत ही रिच शहर, एक अमीर शहर की तरह विकसित हुआ। बट सर मारी में ना तो बहुत ज्यादा खेती हो रही है प्लस वहां पे कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, तो मारी इतना अमीर हुआ कैसे? तो माना जाता है कि मारी ओरिजिनली बहुत रिच नहीं था। मारी में बेसिकली खेती करने वाले कुछ ग्रुप था और मेनली जो ग्रुप था वो था पास्टोरलिस्ट यानी चरवाहों का ग्रुप। ये जो चरवाहों के ग्रुप थे ये यंग जानवर, चीज, लेदर, मीट और ये सब प्रोड्यूस करते थे। वहीं पे दूसरी तरफ किसान थे जो यूफ्रेट्स नदी के अगल बगल रहकर खेती किसानी करते थे। अब इन दोनों के बीच में आपस में एक्सचेंज होता था जहां पर पास्टोरलिस्ट जानवर, दूध, मिल्क, दही है ना, लेदर, ये सब किसानों को देते थे। बदले में किसान बर्तन, अनाज और जो भी जरूरतें होती थी वो पास्टोरलिस्ट को देते थे। प्लस पास्टोरलिस्ट अपने जानवरों को ले जाकर खेतों में चरने के लिए ले जाते थे जब भी फसलें कट जाती थी। और इन जानवरों की जो छीछी होती थी वो खाद का काम करती थी, तो किसानों के लिए ये बढ़िया होता था। बट कई बार किसानों और इन पास्टोरलिस्ट के बीच में लड़ाई भी हो जाती थी। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है मारी का इलाका। तो मारी में ये वाला जो इलाका है यहाँ पर पास्टोरलिस्ट रह रहे हैं और ये बीच में यूफ्रेट्स नदी और यूफ्रेट्स नदी के अगल बगल का इलाका जहां पे किसान रह रहे हैं। तो कई बार क्या होता था कि चरवाहे जब नदी में अपने जानवरों को पानी पिलाने जाते थे तो किसानों की फसल खराब कर देते थे। बदले में किसान क्या करते थे? जानवरों को पानी पिलाने से रोक देते थे, इन चरवाहों के लिए रास्ता रोक देते थे। अल्टीमेटली कई बार इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती थी।
आखिरकार हमें देखने को मिलता है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ मारी ही एक ऐसा रीजन था जहां पर जाकर सेटल होना कंपैरेटिवली आसान था। तो हमें देखने को मिलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूर दराज के इलाकों से कई सारे चरवाहे मारी के इलाकों में आकर सेटल हुए। इनिशियली वो अपने जानवरों को लेकर आए चराने के लिए, बाद में यहाँ पर आकर मजदूर बन गए, है ना, उन्होंने मजदूरी करनी शुरू की, फसल काटनी शुरू की, इवन कुछ लोग मिलिट्री में भी भर्ती हुए, है ना, और धीरे धीरे करके वो पावरफुल हो गए। कई सारी ऐसी कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेंगी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मारी में आकर सेटल हुई आसपास के डेजर्ट से, जैसे अकडियन, एमोराइट, असीरियन, आर्मियंस। और इनमें से मारी के राजा बने एमोराइट्स। ये एमोराइट्स जो थे ये मेसोपोटामिया के ओरिजिनल लोगों से अलग थे क्योंकि इनकी ड्रेस अलग थी और ये अलग प्रकार के देवताओं को मानते थे। इन्होंने एक मंदिर बनवाया था डगन, यानी घास के मैदानों के देवता का, और वहां पर उनकी ये पूजा किया करते थे। अब सर मारी इतना प्रॉफिटेबल फिर हुआ कैसे, जब अगर वो व्यापार मतलब क्या कहते हैं, जब वो खेती नहीं कर रहा है, जब वो खुद का कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो खुद व्यापार नहीं कर रहा है, तो फिर मारी इंपॉर्टेंट बना कैसे? सर मारी एक ऐसी जगह पे लोकेटेड था जहां से व्यापार होता था। आपको याद है ना कि सर सदर्न मेसोपोटामिया का जो इलाका था यहां पर अनाज मिलता था, और ये जो नॉर्थ के इलाके थे यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे, और ये सब कुछ नाव के थ्रू, यूफ्रेट्स नदी के थ्रू ही ले जाया जाता था। और मारी इसी यूफ्रेट्स नदी के बगल में बसा था। तो मारी के राजाओं ने क्या किया, यूफ्रेट्स नदी पर एक चेक पोस्ट बना दिया। अब सदर्न मेसोपोटामिया से जो भी अनाज या कपड़े वगैरह ऊपर जाते थे, और ऊपर से टर्की, सीरिया, लेबनान से लकड़ी, कॉपर, टिन, ऑलिव ऑयल, वाइन, पत्थर जो कुछ आते थे वो यहीं से होकर जाते थे। मारी के राजाओं ने यहां पर एक चेक पोस्ट बना दिया। अब जो भी नाव नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती थी वो मारी पर रुकती थी। मारी के ऑफिसर उस नाव पर चढ़ते थे और नाव पे चढ़ने के बाद उसका इंस्पेक्शन करने के बाद जितना भी सामान नाव पे होता था उसका 1/10 हिस्सा वो एज अ टैक्स ले लेते थे। तो मारी ऑल्दो खुद कोई खेती नहीं कर रहा है, ना कोई व्यापार कर रहा है, बट चूंकि वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां से व्यापार हो रहा है, तो वो एक ट्रेडिंग सेंटर की तरह काम कर रहा है, और टैक्स में ही उसे सब कुछ मिल जा रहा है। उसे नीचे से अनाज भी मिल जा रहा है और ऊपर से नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल जा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ मारी बिकेम वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखेंगे सिप्रस यानी अलाशिया, पहले के टाइम पे इसका नाम अलाशिया था। अलाशिया से बेसिकली कॉपर और टिन आता था जो मेसोपोटामिया जाता था यहां से, और यहां पर लोकेटेड था मारी। ये यूफ्रेट्स नदी से ही होके जाता था, तो मारी को बैठे बिठाई ही ये सारी चीजें टैक्स के फॉर्म में मिल जाती थी। और यही कारण है कि मारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सेंटर की तरह डेवलप हुआ, जहां पर किंग जिमरिलम ने अपना एक बहुत बड़ा महल भी बनवाया। अब आखिरी में बात करते हैं लिगेसी ऑफ राइटिंग, कि लिखने की जो परंपरा थी उसी के साथ साथ मेसोपोटामियंस ने कई सारे और भी ऐसे डेवलपमेंट्स किए थे जो अपने आप में बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। बात करें तो माना जाता है कि मेसोपोटामियंस की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो था उनका टाइम कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स। मेसोपोटामियंस ने अपने टाइम पर ही, उस टाइम पर उन्होंने टाइम को कैलकुलेट करना, रिकॉर्ड करना और मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट कर लिया था। 1800 बीसी के आसपास हमें मेसोपोटामियंस के कुछ टैबलेट मिलते हैं जहां पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के टेबल्स मिले हैं जहां पर इनको सॉल्व किया गया, और हमें एक इक्वेशन मिला है जो √2 का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। कैन यू इमेजिन, आज से लगभग 5000 साल पहले। इसी के साथ साथ मेसोपोटामियंस ने टाइम को रिकॉर्ड करना सीख लिया था। रेकनिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। सर उन्होंने एक साल को 12 महीने में मून के रेवोल्यूशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया था। एक महीने को 4 हफ्ते में, एक दिन को 24 घंटे में, और एक घंटे को 60 मिनट में। कैन यू इमेजिन, आज ये जो हम टाइम यूज कर रहे हैं ये हमें मेसोपोटामियंस ने ही दिया था। इसी के साथ साथ वो सोलर और लूनर एक्लिप्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सूर्य और चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता था उसे वो डेट, मंथ, डे के हिसाब से रिकॉर्ड करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग एस्ट्रोलॉजी में यानी खगोल शास्त्र, ये जो तारा है, ये तारे सितारे, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इनकी भी स्टडी करते थे। वो स्टार्स की पोजीशंस को रिकॉर्ड करते थे, कॉन्स्टिलेशंस यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते थे उनकी स्टडी करते थे, और इसके थ्रू वो समझने की कोशिश करते थे कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। कैन यू इमेजिन, आज से 3000 साल 5000 साल पहले। और ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि मेसोपोटामियंस के पास वेल डेवलप्ड स्कूलिंग सिस्टम था। उस टाइम पे प्रॉपर डेवलप्ड स्कूलिंग सिस्टम थे जहां पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, पहली चीज एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, रूलर्स बनने के लिए, मिनिस्टर्स बनने के लिए, है ना, उसी के ऑफिसर्स बनने के लिए। उसी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया जाता था रिकॉर्ड कीपर और रिसर्चर बनने के लिए, कि वहां पर बच्चों को ये शिक्षा दी जाती थी कि आप इसको, रिसर्च को आगे लेकर जाइए। एंड यही कारण है कि मेसोपोटामियंस की ये जो लिगेसी थी ये इतने टाइम तक कंटिन्यू हो पाई। तो अब यहां पर अगर आपके पास यूजेस ऑफ राइटिंग आता है तो यूजेस ऑफ राइटिंग में आप ये सारा पार्ट भी लिखकर आ सकते हैं।
अगर 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो यूजेस ऑफ राइटिंग में आप ये सारा पार्ट भी लिख कर आ सकते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। इसी के साथ साथ मेसोपोटामियंस हर तरीके से अपने आप में काफी डेवलप थे। माना जाता है कि मेसोपोटामिया के इलाकों में ही दुनिया की सबसे पहली लाइब्रेरी भी स्थापित की गई थी। आपको बताया था ना, असीरिया, जो असीरियन किंगडम था, सबसे ज्यादा नॉर्थ में जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, असीरिया की कैपिटल थी कि नानीवे। माना जाता है कि असीरिया के एक राजा थे जिनका नाम था आसुरबनीपाल। आसुरबनीपाल ने असीरिया में एक लाइब्रेरी इकट्ठा की थी अपनी कैपिटल नानीवे में। बेसिकली वहां पर उनके एक देवता का मंदिर था जिनका नाम था लॉर्ड नाबू, गॉड नाबू। गॉड नाबू के मंदिर के नीचे इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी जहां पर उन्होंने सदर्न मेसोपोटामिया के सारे टैबलेट्स को इकट्ठा किया था, उनको रिकॉर्ड करवाया था, उनको ट्रांसलेट कराया था। इस लाइब्रेरी के अंदर 1000 से ज्यादा किताबें और 30,000 से ज्यादा टैबलेट्स थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाइब्रेरी में प्रॉपर कैटलॉगिंग की गई थी। समझते हैं कि कौन सी शेल्फ में कहां पर किस प्रकार की टैबलेट्स रखी हैं, क्या नॉलेज के बारे में वो बता रही हैं, ये सारी चीजें भी प्रॉपरली मेंशन की गई थी इस लाइब्रेरी के अंदर। यू कैन अंडरस्टैंड उस टाइम पे कितनी डेवलप थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, उस टाइम पे मेसोपोटामिया के लोगों ने खुद से ही सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानना और खुदाई करना शुरू कर दिया था, पुरातत्व को जानना शुरू कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इतिहास की खुदाई करके इतिहास को जानते हैं। माना जाता है कि जब असीरिया खत्म हुआ तो असीरिया के बाद बेबीलोनिया वापस से इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, नाबोपोलासार एक राजा थे जिन्होंने बेबीलोनिया को असीरिया से आजाद कराया। बाद में बेबीलोनिया के ऊपर कब्जा कर लिया पर्शियंस ने, और पर्शियंस के बाद ग्रीक्स ने मेसोपोटामिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अब बेबीलोनिया के आखिरी राजा थे नाबोनिडुस। नाबोनिडुस को बेसिकली एक क्ले टैबलेट मिला 1150 बीसी के आसपास का, जिसमें एक महिला पुजारी का चित्र था। और एक रात नाबोनिडुस के सपने में सदन टेंपल की एक गॉडेस आई और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत टाइम से सदन मेसोपोटामिया के मंदिर में किसी भी महिला पुजारी को नहीं भेजा है। तो नाबोनिडुस ने उस क्ले टैबलेट को पढ़कर और उस इमेज को देखकर अपनी बेटी को तैयार किया और उन्हें सदन मेसोपोटामिया के मंदिर की पुजारी घोषित कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इनफैक्ट एक राजा का स्टैचू मिला जिनका नाम था किंग सारगोन, जो अकड़ के राजा थे समवेयर अराउंड 2370 बीसी के आसपास। उनका स्टैचू मिला और नीचे उनका नाम लिखा था किंग सारगोन, लेकिन उस स्टैचू का ऊपरी पार्ट जो है वो नष्ट हो चुका था। तो नाबोनिडुस ने उस स्टैचू को रिकवर किया और उसको रिपेयर भी कराया। यू कैन अंडरस्टैंड, अपने ही टाइम पर वो अपने पुराने इतिहास को जानकर, स्टैचूज को ढूंढकर उनको रिपेयर करा रहे हैं और उनके बारे में लिख रहे हैं। तो मेसोपोटामियंस हर तरीके से अपने आप में काफी ज्यादा विकसित थे। अब ये जो टाइमलाइन चैप्टर के एंड में दी होती है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर मार लीजिएगा। सारी चीजें हम चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मैं आपको पूरे चैप्टर का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाया हूंगा। और अगेन मैं कह रहा हूं कि ये वीडियोस जो है, इनका मेन मोटिव है आपका एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, आपका चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना। अभी हम इन चैप्टर्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर पीवाईक्यूज एमसीक्यूज भी करेंगे, बट इस सीरीज का मेन मोटिव है आपका फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।